गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग, वेलकम टू द क्लासेस। आज से हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं? आज से हम स्टार्ट करेंगे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। ठीक है, तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स हो या डिस्क्रीट स्ट्रक्चर हो, सब एक ही चीज है। अब यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि भाई ये डिस्क्रीट मैथमेटिक्स होता क्या है? तो द स्टडी ऑफ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर में आप स्टडी करते हो किस चीज का? मैथमेटिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, कुछ मैथमेटिकल स्ट्रक्चर्स हैं दैट आर क्या क्या हो सकते हैं, वो जो है हमारे काउंटेबल या डिस्टिंक्ट या सेपरेबल के फॉर्म में रहते हैं। ऐसे लोगों का आप यहाँ पर क्या करते हो? स्टडी करते हो, तो उसको हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, क्योंकि डिस्क्रीट का काम ही है जिसको आप गिन सकते हो, काउंट कर सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल ये चीजें आ गई समझ में। ये काउंटेबल क्या चीज है? तो काउंटेबल का मतलब होता है जिसको आप गिन सकते हो, गिना जा सकता है, जैसे लाइक नेचुरल नंबर, इंटीजर, इन सभी को आप क्या कर सकते हो? काउंट कर सकते हो। तो यहाँ पर हम उसी चीज को काउंट कर रहे हैं जिसको हम गिन सकते हैं ना। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है इंडिविजुअल टर्म्स, है ना, उसको हम डिस्टिंक्ट कहते हैं। लाइक जैसे मेरे पास दो पेन है तो वो डिस्टिंक्ट कहलाएगी। अलग अलग कंपनी है, ब्रांड के हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्टिंक्ट बोलते हैं। सेपरेबल का मतलब है जैसे उसको अलग कर सकते हैं, जैसे किसी क्लास में बॉयज और गर्ल्स हैं तो इसको हम सेपरेट कर सकते हैं, तो इसको बोलते हैं सेपरेबल। तो वो क्या बोल रहा है? तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स क्या है? द स्टडी ऑफ मैथमेटिकल स्ट्रक्चर दैट आर काउंटेबल, डिस्टिंक्ट या सेपरेबल। इनमें से कुछ भी रहता है, तो इस चीज का अगर आप स्टडी करते हो, समझो आप क्या चीज की पढ़ाई कर रहे हो? डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की का स्टडी कर रहे हो। ओके, उसके बाद आता है कि भाई व्हाट डज डिस्क्रीट मैथमेटिक्स स्टडी। इस डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के स्टडी में हम क्या क्या चीजें इंक्लूड करते हैं देखा जाए तो क्या हम इसमें स्टडी करते हैं? तो इसमें हम इंटीजर जैसी चीज को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। इंटीजर वाला पार्ट, इंटीजर मीन्स लाइक पॉजिटिव नेचुरल नंबर, निगेटिव नेचुरल नंबर, और उसमें जीरो भी इंक्लूड होता है, उसको हम बोलते हैं इंटीजर। ठीक है, 1 2 3 4 और डैश 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 जाता है, -1 -2 -3 वो भी जाते हैं, और जीरो भी इंक्लूड होता है, इसको हम बोलते हैं इंटीजर। कोई चीज का ग्राफ बना रहे हो, है ना, ग्राफ से रिलेटेड, जिसमें हम लोग वर्टेक्स और एजेस को डिस्कस करते हैं यहाँ पर। और अगर हम बात करें तो इसमें क्या है? लॉजिक स्टेटमेंट, जो कि आप लोगों का सबसे मेन फर्स्ट टॉपिक आता है कि लॉजिक स्टेटमेंट को यहाँ पर हम देखेंगे। उसके बाद इसी में सेट्स है या फॉर्मल लैंग्वेज है, ईटीसी। इस तरह की चीजें जो हैं इसमें इंक्लूड होती है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में। ठीक है, अब बात आती है कि भाई हम इसको क्यों पढ़ते हैं, वाई, क्यों जरूरी है ये डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। तो सबसे पहला काम कि इसका जो यूज है ना, वो कंप्यूटर नेटवर्क में बहुत ज्यादा यूज होता है। तो इसके जो इम्पोर्टेंस है ना, वो अगर हम बात करें तो कंप्यूटर साइंस में सबसे ज्यादा इसमें, क्योंकि हम बाइनरी से रिलेटेड डिजिटल वर्ड उसमें दिखाई देते हैं, तो हम बोल सकते हैं कंप्यूटर नेटवर्क हो गया या कंप्यूटर साइंस हो गया। कंप्यूटर साइंस में बहुत ज्यादा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का यूज होता है। ठीक है, इसलिए डिस्क्रीट मैथमेटिक्स इंजीनियरिंग के बच्चों को पढ़ाया जाता है, सबसे पहला चीज। दूसरी चीज की इसमें अगर हम बात करें और कहाँ यूज होता है, तो भाई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में यूज होगा। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बहुत ज्यादा यूज होता है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। इसी वजह से ये जो है मैकेनिक्स के बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता है, सिविल के बच्चों को डिस्क्रीट मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाया जाता है। ये किन बच्चों को पढ़ाया जाता है? कंप्यूटर साइंस वाले से रिलेटेड बच्चों को। यहाँ पर हम कंप्यूटर साइंस आईटी वाले बच्चे जो है इसको स्टडी करते हैं। कारण क्योंकि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का यूज कंप्यूटर साइंस में बहुत ज्यादा यूज होता है, जिसका यूज हम सॉफ्टवेयर को डेवलपमेंट करने में करते हैं। जब आप सॉफ्टवेयर कोई चीज बनाओगे तो वहां पर बाइनरी कोड के फॉर्म में डिस्कस करोगे, और गेट एंड गेट, यानी कि वहां पर आप लॉजिक स्टेटमेंट यूज करोगे। कहीं ना कहीं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का यूज होता है, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्रिप्टोग्राफी हो गया, क्रिप्टोग्राफी, तो क्रिप्टोग्राफी में अगर जाना चाहते हो तो वहां यूज होता है, उसके एल्गोरिथम में यूज होंगे, तो इसके ये यूज है, समझो। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन आज का हम बोल सकते हैं कि ये जो है यूनिट नंबर 1 का है क्वेश्चन, और यूनिट नंबर 1 का नाम है मैथमेटिकल लॉजिक। तो मैथमेटिकल लॉजिक का टॉपिक के अंतर्गत में हम चल रहे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा आपको। क्या लिखा हुआ है कि स्टेटमेंट क्या होता है, इसके टाइप को बताना है, और साथ में इसके कुछ एग्जांपल्स को भी यहाँ पर आपको डिस्कस करना है, बताना है। ठीक है, ओके। तो स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं इसको। अदर लैंग्वेज में अगर हम देखें तो इसका दूसरा नाम भी है प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन,
तो या तो प्रोपोजिशंस के नाम पे आएगा या तो फिर स्टेटमेंट्स के नाम पर आता है। अब स्टेटमेंट क्या होता है? स्टेटमेंट एक सेंटेंस है। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो स्टेटमेंट, मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं, ठीक है। तो स्टेटमेंट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है। तो स्टेटमेंट जो होता है, एक्चुअल में स्टेटमेंट जो आप बोल रहे हो उसी को हम स्टेटमेंट बोलते हैं, लेकिन वो कैसा होना चाहिए? एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस होना चाहिए विच इज either ट्रू को डिनोट करते हैं कैपिटल टी से ऐसा, या फिर क्या हो? फॉल्स, ठीक है, ट्रू या फॉल्स, और जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एफ से, बट नॉट बोथ। क्लियर? बट नॉट बोथ, ये है इसकी डेफिनेशन कि स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है जो या तो ट्रू होता है या तो फॉल्स होता है, परंतु दोनों नहीं होते हैं, बट नॉट बोथ। तो ये रहा स्टेटमेंट्स की डेफिनेशन हो गई कि भाई स्टेटमेंट तो ये हो गया, ओके। अब बात करते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल समझाओ भाई, ये चीज तो समझ में आ गई। अब इसके हम एग्जाम्पल्स देखेंगे, तो इसके एग्जाम्पल्स देख लो। पहला एग्जाम्पल मैंने कहा क्या, कोई भी स्टेटमेंट जो है एक ऐसा सेंटेंस होगा जो डिक्लेरेटिव होगा, ठीक है। डिक्लेरेटिव भी अभी समझाएंगे क्या होता है। एक ऐसा सेंटेंस जो डिक्लेरेटिव होने के साथ साथ वो या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, परंतु दोनों एक साथ कभी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो लिख सकते हैं ब्लड इज रेड। सभी को मालूम है कि ब्लड कैसा होता है? जो रेड होता है। तो ये क्या है? ट्रू स्टेटमेंट है, ये एक ट्रू स्टेटमेंट है, तो हम उसको ट्रू लिखेंगे। कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स होंगे जो फॉल्स भी होते हैं, ये हो गया एक एग्जाम्पल्स। अगर हम दूसरे एग्जाम्पल्स की बात करें, जैसे मैंने लिखा 2+3=6, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, ये इंग्लिश का स्टेटमेंट है। तो ये ब्लड इज क्या? रेड। ब्लड सबको मालूम है रेड होता है, तो वो एक ट्रू स्टेटमेंट है। फिर मैंने कहा 2+3=6, दिस इज अ फॉल्स, क्योंकि 5 होता है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। इसी तरीके से हम ढेरों एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे मैंने लिखा कि x² ये एक सेट है, इसके अंदर में x² = 16 है, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं इक्वल है किसके? -4 और 4 के। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? बिल्कुल। दिस टू सेट्स, ये जो सेट हैं ये दोनों आपस में इक्वल है। इसको भी सॉल्व करोगे तो 4 आएगा या -4, क्योंकि दोनों का स्क्वायर ही 16 होता है। तो हम बोल सकते हैं कि ये स्टेटमेंट अपने आप में क्या है? ट्रू स्टेटमेंट है। तो हम यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? ट्रू स्टेटमेंट लिखेंगे। तो कोई भी स्टेटमेंट, अब ये सेंटेंस पूरा डिक्लेरेटिव सेंटेंस में आता है, तो ऐसे स्टेटमेंट जो डिक्लेरेटिव हैं और वो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, दोनों नहीं होगा, यही हमारा है स्टेटमेंट की डेफिनेशन या प्रोपोजिशंस बोलते हैं। नॉन डिक्लेरेटिव सेंटेंस, नोट, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। अगर हम लिख रहे हो कि हाउ आर यू, आप कैसे हो, है ना, हाउ आर यू, और यहाँ क्वेश्चन मार्क दे दिया, तो इस टाइप के क्वेश्चन को ये ना तो ट्रू समझ में आ रहा है ना तो फॉल्स समझ में आ रहा है ना। पूछ रहा है, जैसा कोई क्वेश्चन मार्क है, जैसे मैं पूछ रहा हूँ कि आप कैसे हो, तो ये कोई सेंटेंस तो है बट डिक्लेरेटिव सेंटेंस नहीं है। पूछ रहा है कि भाई आप कैसे हो या आप क्या कर रहे हो, ये ना तो ट्रू है ना तो फॉल्स। स्टेटमेंट वैसा होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि दूसरा एग्जाम, जैसे मैं बोला कि प्लीज वेट, आप वेट कीजिए, ठीक है, प्लीज वेट, तो अगर मैं ये चीजें लिख दिया तो क्या इससे समझ पा रहे कि ये ट्रू स्टेटमेंट है या नहीं? नहीं। तो ये जो है ऐसे सेंटेंस को हम बोलते हैं नॉन डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। क्लियर है? तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस, नॉन डिक्लेरेटिव सेंटेंस तक हम यहाँ पहुंच चुके। अब बात होती है कि भाई टाइप ऑफ सेंटेंस बता दो। ये तो अभी पूरा खत्म नहीं हुआ ना क्वेश्चन का सॉल्यूशन। क्वेश्चन क्या था कि सबसे पहला स्टेटमेंट के उसको डिफाइन कीजिए, साथ में उसके टाइप को भी बताइए। तो अभी हमने टाइप पर डिस्कस नहीं की, टाइप पर हमने डिस्कस नहीं किया, सिर्फ स्टेटमेंट क्या है वो बताया। ये तो अलग से मैंने नोट करके बताया। अब टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स क्या कहलाता है कि देयर आर टू टाइप्स। क्या बोलेंगे? देयर आर
टू टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट, टू टाइप टू टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट। जो स्टेटमेंट होगा, जो सामने वाला बोलेगा कुछ भी, कोई भी बात बोल सकता है, तो वो स्टेटमेंट दो टाइप के होते हैं। अब कौन कौन से टाइप के? पहला जो टाइप है सिंपल स्टेटमेंट। पहला वर्ड क्या है? सिंपल स्टेटमेंट। सिंपल स्टेटमेंट। अब ये सिंपल स्टेटमेंट्स क्या होता है ना? एक ऐसा सेंटेंस जिसके बीच में कोई भी कनेक्टिविटीज नहीं है, यानी किसी दो स्टेटमेंट, दो सेंटेंस को जोड़कर या ऐड कर नहीं बनाया गया। तो हम क्या बोल सकते हैं? अ स्टेटमेंट, अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड सिंपल स्टेटमेंट if it has no logic connectives। कोई भी लॉजिक कनेक्टिव नहीं होता है, ऐसे स्टेटमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? सिंपल स्टेटमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल मैंने लिख दिया, दिस इज अ माई पेन। क्या लिखा? दिस इज अ माई पेन। यह एक मेरा पेन है। क्या इसमें किसी सेंटेंस, एक सिंपल एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है और इसके बीच में कोई कनेक्शन है क्या? नहीं, कोई भी कनेक्शन। एक दिस इज अ सिंपल स्टेटमेंट, एक सिंपल स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ये इसका एक एग्जांपल था। मैंने कहा ही इज अ पुअर। यह एक गरीब, ही इज अ पुअर मैन। यह एक गरीब आदमी है, ऐसा बोल दिया। इनके बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं है, कोई लॉजिक कनेक्शन नहीं है, ऐसे स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं? सिंपल स्टेटमेंट बोलते हैं। ठीक है, आते हैं दूसरा, कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड स्टेटमेंट, जब दो या दो से ज्यादा सिंपल स्टेटमेंट्स कंबाइन, किसी लॉजिकल कनेक्टिव्स के कंबाइन होकर बनता है, उस स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? फाइनली कंपाउंड स्टेटमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जांपल्स दे दो भाई, जिससे समझ में आ जाए। एग्जांपल मैंने दे दिया, जैसे एक वर्ड हो गया, एक सेंटेंस है, सिंपल स्टेटमेंट है, सीजी इज इन इंडिया। अब ये इंडिया में तो है, ठीक है, और हम जानते हैं कि छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर। तो हम बोल सकते हैं एंड, इनके बीच में एक कनेक्टिव लगा रहा हूं। ठीक है, एंड। अब यहाँ एक कनेक्शन आ गया, कौन सा वर्ड? एंड। एंड रायपुर इज अ कैपिटल ऑफ, रायपुर इज अ कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़, सीजी। तो क्या समझ में आया? छत्तीसगढ़ इंडिया में है और रायपुर जो है छत्तीसगढ़ की राजधानी है। ठीक है, तो कहानी क्या समझ में? दो सिंपल स्टेटमेंट के बीच में हमने एक लॉजिक कनेक्शन लगाया, वो लॉजिक कनेक्शन कौन सा है? एंड। तो हम बोल सकते हैं ये एक कंपाउंड स्टेटमेंट बन जाता है फाइनली। तो ये बताओ, क्या आप सभी बच्चों को ये समझ में आया कि स्टेटमेंट क्या होता है? चलिए, तो ये पहला क्वेश्चन फुल फाइनल कंप्लीट भी हो गया है ना, ऐसा नहीं कि ये इनकम्प्लीट है। अब ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। पहला क्वेश्चन था कि डिफाइन स्टेटमेंट्स एंड राइट इट्स टाइप विद एग्जांपल, तो मैंने सभी के एग्जांपल्स भी बताए साथ में। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा आज का? सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है ना। तो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है भाई कि लॉजिक क्या है, पहले तो ये समझाइए, और इसके जो बेसिक ऑपरेशन है उनको भी आपको डिस्कस करना है। तो सबसे पहला काम कि भाई जब आप सॉल्व करोगे तो सबसे पहले लॉजिक क्या है ये समझाना पड़ेगा। तो लॉजिक क्या है एक्चुअल में? लॉजिक इज अ सिस्टम ऑफ रीजनिंग दैट यूज established रूल। ठीक है, रूल्स बोल दो ज्यादा बेटर होगा, रूल्स टू डिटरमाइन with conclusions conclusion is true or false, based on given
इंफॉर्मेशन। ये है इसकी फुल डेफिनेशन। तो लॉजिक एक क्या है, सिस्टम। सिस्टम वर्ड यूज क्यों किया, सिस्टम वर्ड इसलिए यूज किया कि जब हम बहुत सारे ऑपरेशन एक साथ यूज करते हैं ना, जैसे हम लोग बहुत सारे इक्वेशन यूज करते हैं तो वहाँ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बोलते हैं। तो हम किसका यूज करने वाले हैं यहाँ पर, लॉजिक में बहुत सारे क्या होते हैं, ऑपरेशन होते हैं। तो हम बोल सकते हैं लॉजिक इज अ सिस्टम ऑफ रीजनिंग दैट यूजेस एस्टेब्लिश रूल्स। कुछ रूल्स होते हैं जिससे हम क्या डिटरमाइन करते हैं, टू डिटरमाइन विदर अ कंक्लूजन। जो रास्ते में हमको कंक्लूजन मिलता है उसको पढ़कर वो कंक्लूजन क्या होगा, इज ट्रू या फॉल्स होगा, बेस्ड ऑन गिवन इंफॉर्मेशन। तो आपको कोई इंफॉर्मेशन गिवन होगा, उसके बेस्ड पर हम क्या डिटरमाइन करेंगे कि वो जो आपका उस स्टेटमेंट का जो या इंफॉर्मेशन है उसका कंक्लूजन ट्रू है या फॉल्स है, उसको हम यहाँ पर क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। तो उन चीज का जो कलेक्शन है उसी चीज को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, लॉजिक। अगर हम बात करें यहाँ पर बेसिक ऑपरेशन कौन कौन से हैं, तो बेसिक ऑपरेशन, तो बेसिक ऑपरेशन जिसमें पहला पॉइंट आता है आपका, इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है, इसमें एक डिसजंक्शंस है, कंजक्शंस है, एंड है और है, लाइक इस तरह से। तो सबसे पहला आता है डिसजंक्शंस। डिसजंक्शंस जिसको हम लोग ये वाले सिंबल से डिनोट करते हैं। दूसरा ऑपरेशन है कंजक्शन, कंजक्शंस जिसको हम लोग, इसी को हम लोग और भी बोलते हैं, ओ आर ऐसा कैपिटल में। इसी को हम लोग ए एन डी एंड भी बोलते हैं, ठीक है। इसी में थर्ड है निगेशन, ठीक है। निगेशन, या तो आप इसको पहले पढ़ो, निगेशन का सिंबल ऐसा भी होता है या फिर ऐसा भी होता है जिसको हम लोग नॉट के नाम से जानते हैं, एन ओ टी, नॉट, ठीक है। तीसरा ये पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट इसमें है कंडीशनल, कंडीशनल जिसका मतलब होता है इफ देन, ठीक है, इफ देन भी बोलते हैं। और इसका सिंबल होता है ये है, लास्ट है बाई कंडीशनल। और बाई कंडीशनल को बोलते हैं इफ एंड ओनली इफ, जिसको हम आई डबल एफ के नाम से जानते हैं। और लिखने का तरीका क्या है, ऐसा एरो। ये हमारे बेसिक ऑपरेशंस हैं। और इन बेसिक ऑपरेशंस को आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, डिस्कस करना पड़ेगा, क्योंकि इनके कुछ बनाए हुए रूल्स हैं। वही मैंने यहाँ पर लिखा ना, स्टैब्लिश्ड होते हैं रूल, ठीक है। उन स्टैब्लिश्ड रूल से क्या डिटरमाइन करते हैं कि जो कंक्लूजन है वो ट्रू है या फॉल्स, ठीक है। तो यानी कि आपको ये रूल्स, इन जैसे कंजक्शन है, कंजक्शन के कुछ स्टैब्लिश्ड हैं रूल, उस रूल के बेस्ड पर, ठीक है ना, आप किसी इंफॉर्मेशन को देख चेक करेंगे कि वो ट्रू है या फॉल्स है, और वही लॉजिक कहलाता है, उसी को हम लॉजिक बोलते हैं। अब एक एक चीज को यहाँ पर समझेंगे, निगेशन बोलो या फिर नॉट बोलो, इसी को निगेशन भी बोल सकते हो, नॉट भी बोल सकते हो, और इसका सिंबल ऐसा रहता है, ठीक है। या फिर इसी को आप ऐसा 7 टाइप बना दो, इस टाइप की चीजें यहाँ पर रहती है। अब इसका स्टेटमेंट, निगेशन मतलब होता है जस्ट अपोजिट, यानी कि नॉट करना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें भाई इसकी डेफिनेशन क्या होगा, तो इसके लिए एक स्टेटमेंट होगा, लेट, मान लो पी को स्टेटमेंट है, लेट पी बी अ स्टेटमेंट, पी को स्टेटमेंट है, ठीक। देन निगेशन ऑफ पी, देन निगेशन, देन निगेशन ऑफ P is denoted by negation of P, ऐसा, या फिर negation of P, ऐसा। इस चीज से इसको डिनोट करते हैं। तो ये तो पहला काम कि अगर कोई भी स्टेटमेंट है लाइक P कोई स्टेटमेंट है, तो उसके निगेशन को हम ऐसा सिंबल से डिनोट करेंगे, निगेशन ऑफ P लिखोगे या फिर ऐसा सिंबल लिखोगे। और ये डिफाइन कैसा होता है, P इज ट्रू स्टेटमेंट। मान लो P कौन सा है, ट्रू स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट है, P is a true statement, then negation of P is false, and if P is false statement, then
देन निगेशन ऑफ पी इज ट्रू स्टेटमेंट। कहानी क्या समझ में आई कि अगर आपका कोई स्टेटमेंट ट्रू है तो उसका निगेशन फॉल्स बन जाएगा, और यदि कोई फॉल्स स्टेटमेंट है तो उसका निगेशन ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अब इसके हम क्या बनाएंगे, ट्रुथ टेबल बनाएंगे। अब मान लो अंदर में आप क्या लिख रहे हो कि यहाँ पर कोई पी स्टेटमेंट है और ये इसका निगेशन है, निगेशन ऑफ पी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती है, ये जो स्टेटमेंट है अगर ये ट्रू है ना, अगर ये स्टेटमेंट ट्रू होगा तो इसका निगेशन फॉल्स बनेगा, और यदि इसका ये स्टेटमेंट अगर फॉल्स है तो इसका निगेशन ट्रू बनेगा। ठीक है, तो ये इसका क्या था, ट्रुथ टेबल था। सेकंड जो की है डिजक्शंस, और डिजक्शंस को हम लोग और क्या बोलते हैं, और ऐसा और लिखते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग का सिंबल कैसा ऐसे और ऊपर के लिए सिंबल बना देते हैं तो ये और का सिंबल बन जाता है। अब यहां पर हम बात करेंगे कि भाई डिसजंक्शंस क्या है, और काम कैसे, जैसे और गेट का काम रहता है ना वही रहता है इसमें भी। तो इसमें मिनिमम 2 स्टेटमेंट लिया जाता है। तो लेट पी एंड क्यू, मान लो पी और क्यू क्या है, पी द बी टू स्टेटमेंट, बी टू स्टेटमेंट्स। अब ये कोई 2 स्टेटमेंट्स हैं। देन disjunctions, then disjunctions of P and Q is denoted by P और Q read as, इसको कैसे पढ़ना है आपको, read as P और Q। ठीक है, P और Q, P और Q। तो इसको इस तरह से क्या करना है, इसको रीड करना है P और Q, या तो डिसजंक्शंस बोलो या डिजक्शन। ये देखो मैंने लिखा है डिसजंक्शन, इसको और बोलते हैं। तो यहाँ पर इसको रीड कैसे करना है, P और Q। बार बार P डिसजंक्शन Q नहीं बोलेंगे, क्योंकि P डिसजंक्शन Q को हम क्या बोलते हैं, P और Q ही बोलते हैं। तो शॉर्टकट में P और Q बोलेंगे। ओके, अब बात होती है कि ये डिफाइन कैसा होता है। यहाँ पर ये तो इसकी कि 2 स्टेटमेंट है तो इसके डिसजंक्शंस को इसे डिनोट करते हैं। अब ये काम कैसे करता है कि जब दोनों फॉल्स होता है ना, जब दोनों स्टेटमेंट आपका फॉल्स है तभी हम क्या बोलेंगे कि आपका जो P और Q है वो फॉल्स होगा, अदरवाइज हमेशा वो ट्रू स्टेटमेंट होता है। तब इसको कैसे लिखेंगे कि व्हेन P एंड Q both statement are false, then P or Q is false। ठीक है, अदरवाइज P और Q is true। यह है इसका स्टेटमेंट की डेफिनेशन कि डिसजंक्शन काम कैसे करता है। पहला काम कि P और Q 2 स्टेटमेंट अगर हैं तो उसको डिनोट करते हैं P और Q से, इसको रीड करते हैं P और Q। और ये काम कैसे करता है कि जब दोनों स्टेटमेंट क्या हो, फॉल्स है, तभी P और Q भी क्या होता है, फॉल्स होता है। इसके अलावा कोई और भी केस मिलता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रू होगा। अब देखो सबसे पहला काम कि यहाँ पर स्टेटमेंट क्या है, P है, यहाँ कौन है, Q है। यहाँ क्या लिखेंगे, P और Q। ओके, अब 2 स्टेटमेंट है तो पॉसिबिलिटीज कितने होगी, तो टोटल 4 पॉसिबिलिटीज होगी। कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हो सकती है भाई, कि हो सकता है कि ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, एक स्टेटमेंट ट्रू एक स्टेटमेंट फॉल्स होगा, या ये फॉल्स स्टेटमेंट है ये ट्रू स्टेटमेंट है, या तो दोनों के दोनों फॉल्स हो, है ना। यही पॉसिबिलिटीज है, दोनों ट्रू होगा या पहला ट्रू दूसरा फॉल्स होगा, या तो ये फॉल्स ये ट्रू या दोनों फॉल्स। ये 4 पॉसिबिलिटीज बनती है जब आपके पास 2 स्टेटमेंट है। तो P और Q क्या होगा, मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट क्या लिखा है, जब दोनों फॉल्स है तभी फॉल्स होगा। तो दोनों फॉल्स है तभी फॉल्स होगा, बाकी के केस में हमेशा ये ट्रू होगा। वही लिखा ना, अदरवाइज हमेशा ट्रू होगा। तो दोनों ट्रू तब भी ट्रू, कोई एक ट्रू तब भी ट्रू, यहाँ पर भी कोई एक ट्रू तब भी ट्रू होगा। सिर्फ दोनों फॉल्स होने पर ही ये फॉल्स स्टेटमेंट बनता है। क्लियर, यहाँ तक की चीजें आ गई समझ में।
तो ये हो गया आपका सेकंड पॉइंट डिसजंक्शन। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, कंजक्शन। ठीक है, और कंजक्शन का सेकंड नाम क्या है, एंड, ए एंड डी, कैपिटल ए कैपिटल एन कैपिटल डी। और नोटेशन क्या इसका, ऐसा नीचे एरो बनाओगे। ठीक है, ये एंड का सिंबल है। और इसमें भी क्या है चेंजेस, सिर्फ और सिर्फ पी और क्यू, इसमें भी दो स्टेटमेंट है, तब यहां पर जो डिसजंक्शन है ये क्या बन जाएगा, कंजक्शन। तो इसका कंजक्शन क्या होगा, और पी एंड क्यू इज डिनोटेड बाई, सिंबल इसका कैसा हो जाएगा, नीचे पी क्यू, ऐसा पी एंड क्यू, इसको रीड करेंगे पी एंड क्यू से। ठीक है, क्या रीड करेंगे, रीड एस पी एंड क्यू। तो जब भी मैं बोलूंगा पी एंड क्यू, तो आपको पी फिर ऐसा नीचे एरो बनाओगे और क्यू लिखोगे। तो पी एंड क्यू बोलने का मतलब ऐसा। और ये काम कैसे करता है, जब पी और क्यू दोनों स्टेटमेंट क्या हो, ट्रू स्टेटमेंट हो। दोनों स्टेटमेंट कौन सा होता है, अगर ट्रू स्टेटमेंट है तभी पी एंड क्यू, तभी पी एंड क्यू क्या होगा, ट्रू होगा, इज ट्रू। अदर केस में, अदरवाइज पी एंड क्यू हमेशा फॉल्स होगा। क्लियर, तो सिर्फ चेंज ट्रू और फॉल्स का ही हुआ। क्या मैंने कहा कि कंजक्शन को पी एंड क्यू से डिनोट करते हैं, और जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू होगा तभी ये ट्रू होगा, अदरवाइज कुछ भी मिलेगा तो हम उसको क्या करेंगे, फॉल्स करेंगे। इसका ट्रुथ टेबल कैसे बनेगा, दिस इज कॉल्ड ट्रुथ टेबल। तो पी एंड क्यू, और पी एंड क्यू के ऊपर मैंने क्या लिखा, थ्योरी जो पढ़ो कि जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू होगा तभी ये ट्रू होगा, अदरवाइज हमेशा ये फॉल्स होगा। तो कोई भी एक फॉल्स होने से ये पूरा फॉल्स बन जाता है, ऐसा। क्लियर है, तो यही हमारा क्या है, कंजक्शन हो गया। तो आई थिंक आप सभी बच्चों को कंजक्शन भी क्लियर हो गया, डिसजंक्शन भी क्लियर हो गया, नोट भी क्लियर हो गया। इसके साथ एक और पॉइंट, जो कि कौन सा पॉइंट था इसमें, अगर हम देखेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट है, 3 पॉइंट मैंने बता दिया। अगला है कंडीशनल और बाई कंडीशनल। और कंडीशनल का मतलब होता है इफ देन, मतलब यदि ये है तब ये होगा। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कंडीशनल। चौथा पॉइंट जो कि क्या है, कंडीशनल है। ठीक है, कंडीशनल को हम कैसा सिंबल डिनोट करते हैं, ऐसे डबल बना के ऐसा। ठीक है, या फिर ऐसा सिंगल एरो बना के भी लिख सकते हो, दिस इज अ कंडीशनल, जिसको हम क्या बोलते हैं, और इफ देन बोलते हैं। ठीक है, इफ देन, इसमें भी सेम चीजें रहेगी, दो स्टेटमेंट रहेगा भी, पी और क्यू, इसमें भी दो स्टेटमेंट होता है। और यहाँ पर बस थ्योरी थोड़ा चेंज हो जाएगा। देन यहाँ पर हम कंजक्शन की जगह क्या लिखेंगे, कंडीशनल। देन कंडीशनल ऑफ P and Q is denoted by P कंडीशनल Q, ऐसा बनाओगे एरो, जिसको रीड क्या करना है, P कंडीशनल Q, है ना। तो इसको हम लोग, इसको ये लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें कंडीशनल ही बोलना है और कुछ इसमें नहीं बोलना है। तो हम क्या बोलेंगे कि अगर P और Q दो स्टेटमेंट है तो इसके कंडीशनल को P कंडीशनल Q से डिनोट करते हैं। अब ये काम कैसे करता है, इफ P, इफ स्टेटमेंट P is true, if P जो स्टेटमेंट है वो क्या है, ट्रू है, एंड स्टेटमेंट Q इज फॉल्स। अगर P स्टेटमेंट ट्रू है और Q स्टेटमेंट फॉल्स है, देन P कंडीशनल Q इज फॉल्स, तब ये हमेशा फॉल्स होगा। इसके अलावा अदरवाइज P कंडीशनल Q इज ट्रू, हमेशा ये ट्रू होगा। यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट आपका ट्रू होना चाहिए, सेकेंड स्टेटमेंट आपका फॉल्स होना चाहिए, तब जो कंडीशनल बनेगा वो फॉल्स होगा। इसके अलावा कुछ और केस मिलेगा तो हमको क्या करना है, वहां पर ट्रू स्टेटमेंट लगाना है। जैसे ये P और Q दो स्टेटमेंट है तो पॉसिबिलिटीज तो यही रहेगी, सिर्फ चेंज कौन होगा, ये इसका आउटपुट, क्योंकि यहां पर हम क्या यूज करेंगे, P कंडीशनल Q। अब मैंने कहा सिर्फ पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है, तो हमको यहाँ पर क्या लगाना है, फॉल्स लगाना है। तो ट्रू, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो फॉल्स, बाकी कुछ भी मिलेगा तो ट्रू। अब देखो पहला ट्रू है तो दूसरा भी ट्रू हो गया, कोई दिक्कत नहीं, तो ये ट्रू। यहाँ पर पहले ही फॉल्स है
तो यहाँ पर भी क्या होगा, ट्रू, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट ट्रू होना चाहिए, सेकंड फॉल्स होना चाहिए, तभी हमारा ये फॉल्स देगा। अब कई बच्चे सोचते हैं कि भाई ट्रू फॉल्स मिलके नहीं है, पोजीशन वाइज है, फर्स्ट पोजीशन पर आपका ट्रू, सेकंड पोजीशन पर आपका फॉल्स, देन मतलब इफ ये है देन ये होगा, इसीलिए इसका नाम ही है इफ एंड देन। इफ देन मतलब फर्स्ट इफ ट्रू और फॉल्स है देन फॉल्स होगा, अदरवाइज ये ट्रू होता है। दोनों फॉल्स भी होगा तब भी ट्रू होगा। सिर्फ ये स्पेशल हाईलाइट कर दे रहा हूं मैं, चाहूं तो बोलोगे तो इसको हाईलाइट, ये सिर्फ इस चीज को समझोगे आप लोग कि पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो फॉल्स होता है, इसके अलावा कोई और केस होगा तो वहां पर हम ट्रू लिखेंगे। तो ये रहा आपका कौन सा, कंडीशनल का काम। अब बात होती है किसका, लास्ट, जो कि है बाई कंडीशनल। फिफ्थ पॉइंट, पांचवा पॉइंट जो है क्या है, बाई कंडीशनल। बाई कंडीशनल जिसका संकेत नोटेशन क्या है, ऐसे सिंगल एरो बना के ऐसा डबल, या फिर इसको ऐसा डबल एरो बना के ऐसा लिख सकते हो। इसको बोलते हैं इफ एंड ओनली इफ, ये दोनों साइड से चलता है, इफ एंड ओनली इफ बोलते हैं, ठीक है। सेम इसमें भी स्टेटमेंट रहेगा, पी और क्यू, इसमें भी दो स्टेटमेंट है, तब बाई कंडीशनल जो होगा, देन बाई कंडीशनल, तब बाई कंडीशनल ऑफ पी एंड क्यू इज डिनोटेड बाई, इसको डिनोट कैसे करेंगे, पी, इसको बाई कंडीशनल बोलोगे, क्यू, पी बाई कंडीशनल क्यू, ओके। और व्हेन स्टेटमेंट्स पी एंड क्यू बोथ either ट्रू या फॉल्स। क्या मैंने कहा कि जब P और Q दोनों ट्रू हो, या तो ट्रू हो या तो फॉल्स हो, देन P बाई कंडीशनल Q इज ट्रू, अदरवाइज P बाई कंडीशनल Q इज फॉल्स। इसके अलावा कोई केस होगा तो वो फॉल्स हो जाता है। समझ आई बात? यानी कि इसमें क्या चेक करना है, बाई कंडीशनल में जब आपका ये दोनों स्टेटमेंट, ठीक है, ये बाई कंडीशनल का सिंबल हो गया। मैंने क्या कहा, जब दोनों ट्रू हो या दोनों फॉल्स है तभी ये क्या होगा, आपका ट्रू स्टेटमेंट होगा, अदरवाइज हमेशा ये फॉल्स होगा, ठीक है। आते हैं इसको समझते हैं। तो ये दोनों ट्रू है तो ट्रू होगा, दोनों फॉल्स है तब भी ट्रू होगा। जैसे हम लोग दोनों माइनस रहता है तब भी ऐड करते हैं, दोनों प्लस रहता है तब भी ऐड करते हैं ना, उसी तरीके से ये भी है, जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तभी ये ट्रू होगा, दोनों फॉल्स है तभी भी ये ट्रू ही होगा। इसके अलावा कोई केस बनता है तो वहां पर ये फॉल्स बनेगा। हम बोल सकते हैं इफ बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू एज वेल एज फॉल्स, देन P बाई कंडीशनल Q इज ट्रू, अदरवाइज इट इज फॉल्स। तब हम बोलेंगे ये हमेशा फॉल्स होता है, ठीक है। तो फाइनली इस क्वेश्चन का भी कंप्लीट सॉल्यूशन मिला आपको। कौन सा क्वेश्चन क्या था कि डिफाइन लॉजिक एंड देयर बेसिक ऑपरेशंस। तो सभी बच्चों को ये बताओ, ये चीजें पूरा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, सारी चीजें समझ में आई कि नहीं आई। चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।